हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पॉलिटी के लेक्चर्स देख रहे हैं ताकि CGPSC 2024 जो कि 9 फरवरी को होने वाला है उसके लिए एक रिवीजन की तरह हम तैयारी कर सकें। तो इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूनियन एंड टेरिटरीज, यानी भाग 1 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1। ठीक है, तो चलिए भाग 1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि भाग को इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा गया। ठीक है, हमारे संविधान ने ऐसा ही क्यों लिखा, क्यों पहले सिटीजनशिप या नागरिकता आई, बाद में हमने फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार रखा, क्यों मौलिक अधिकार के बाद हमने DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे। तो ये इनका ऑर्डर या सीरीज ऐसा क्यों है। तो देखिए, अगर इसको सिंपल तरीके से समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप संविधान और अपने आप की तुलना करें, ठीक है, तो संविधान अपने सबसे पहले लोगों को कैसे बताएगा अपना शक्ति या आधिपत्य, ठीक है, अथॉरिटी, सत्ता, वो बताएगा किस माध्यम से, एक बाउंड्री के माध्यम से। किसी क्षेत्र में आपकी सत्ता हो सकती है ना, आप ऐसे पूरे दुनिया भर में अपनी सत्ता काबिज थोड़ी कर सकते हैं। आपको क्षेत्र को जीतना होगा या बताना होगा कि ये मेरा क्षेत्र है। तो वैसे ही संविधान को भी अपना क्षेत्र तय करना होता है। ठीक है, तो भाग 1 क्या बताता है, क्षेत्र के बारे में, एरिया के बारे में, और एरिया बाय फिजिकल बाउंड्री। ठीक है, मतलब हमारा भौतिक संरचना कैसा है ये दर्शाता है भाग 1। तो उसी तरीके से आप अपने आप को भी देखिए, अगर आपको किसी को अपनी सत्ता दिखानी होगी तो उसके घर में जाके आप थोड़ी सत्ता दिखा सकते हैं। आप एक जमीन खरीदते होंगे या कुछ एक एरिया, आपका खुद का प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, उस पर आप अपना आधिपत्य या अधिकार दिखा सकते हैं। तो वैसे ही एक जमीन आपने खरीदा, ठीक है, तो उस जमीन पे आपका अधिकार है। ये हो गया भाग 1। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। भाग 2 जो है वो कहता है नागरिकता या सिटीजनशिप। तो जब आपने एक जमीन खरीदी तो उसमें घर वगैरह बनाएंगे, तो उस घर में जब आप रहेंगे तो क्या कहलाएंगे आप, होस्ट। ठीक है, और कोई बाहर से आपसे मिलने आता है, घूमने आता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, गेस्ट। ठीक, तो वही चीज संविधान भी कहता है कि जो लोग भारत के अपने नागरिक हैं, उन मतलब जो भारत में ही रहते हैं, बचपन से पले बड़े पैदा हुए हैं, या जो भी माध्यम से भारतीय सरकार बोले कि ये भारत के निवासी हैं, तो वो लोग अपना अधिकार बताएंगे कि हाँ ये देखो ये भारत के निवासी हैं, इनके लिए भारत की सरकार काम करती है। ठीक है, और जो लोग बाहर से आते हैं, विदेशी, जिसे हम संवैधानिक टर्म में, वर्ड में क्या बोलेंगे, एलियन। ठीक है, तो गेस्ट और होस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही सिटीजनशिप में भी अपनाया जाता है ताकि आप बता सके, एक दायरा तय कर सके कि ये एरिया किसका है। वैसे ही देखिए पार्ट 3 या भाग 3 जो है वो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। तो अभी तक हमने देखा कि पार्ट 1 बाउंड्री बताता है, भाग 1 क्या बताता है, बाउंड्री। भाग 2 या पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप या एलियन में डिफरेंस, मतलब आप गेस्ट और होस्ट से समझ सकते हैं। तो अब इनके बाद आप क्या करेंगे, उनमें आप कुछ अधिकार देंगे। तो मौलिक अधिकार मतलब क्या, मूलभूत अधिकार जो मिलने ही चाहिए। ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें होती है कि जो सिटीजन है यानी जो नागरिक है उनको कुछ ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जो बाहरी है विदेशी उसको थोड़े कम अधिकार मिलेंगे। जैसे अगर कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो वो आपके जितना फ्री उसके पास अधिकार नहीं होगा ना। जैसे आप कहीं भी सो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं जब चाहे तब। पर क्या जो गेस्ट आता है वो ऐसी हर जगह थोड़ी घूमता है, थोड़ा तो उसके अंदर रहता है एथिक्स वगैरह। तो वैसे ही, ठीक है, समझ गए, इस तरह से होता है डिवीजन पावर्स का। फिर आता है DPSP या नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों को बताया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है जिनसे इनको अधिकार मिले एक्स्ट्रा, जो मौलिक अधिकार है उनके अलावा। तो वैसे ही जब आप कुछ अधिकार दे दिए उसके अलावा भी तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो आप बताते हैं ना कि चलो इनके लिए अगर मैं मीठा बना दूं तो इनके लिए ये अधिकार मिल जाएगी, खाने के बाद मीठा मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया DPSP वाला हिसाब। अब आते हैं भाग 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो मौलिक कर्तव्य, जब आपने सब अधिकार दे दिए तो सिर्फ अधिकार लेने से इंसान क्या होता है, कर्मठ नहीं हो पाता। तो कार्य करना भी कंपलसरी है। किसी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, किसी घर को अच्छा चलाने के लिए सिर्फ अधिकार ही नहीं होते, कर्तव्य भी होते हैं ना। अगर आप सोते हैं तो सुबह उठ के अपना बेड ठीक करते हैं ना, या कोई गेस्ट आता है तो आप उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि हाँ ये भी आपका भी ड्यूटी है कुछ। तो वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए होता है, सिर्फ सिटीजन के लिए होता है। वैसे ही आपके घर में ज़्यादातर क्या होता है, कोई कर्तव्य
आप खुद ही करते हैं। मान लेते कोई गेस्ट आया है तो उसके बेड आप खुद ही कई बार बनाने चले जाते हैं, उसके खाना का प्लेट आप खुद उठा के रख देते हैं। तो ये सब क्या है, ये कर्तव्य ही तो है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ए, फिर भाग 5, 6, 7, ये क्यों इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो अगर आप पॉलिटी को अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा किसी चीज़ को याद करना, रटने की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाग 1 यानी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 1 कहाँ से है, यूनियन एंड टेरिटरी। ये है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, ठीक है। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक कहलाता है। तो आर्टिकल 1 से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनियन और टेरिटरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, अभी इतना ही जानिए कि यूनियन जो होता है वो थोड़ा स्मॉल या छोटा हिस्सा होता है, और टेरिटरी की बात करते हैं तो वो बड़ा हिस्सा होता है। ये अभी आर्टिकल 1 के ही तीसरे भाग में हम समझेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि यूनियन छोटा होता है और टेरिटरी बड़ा बड़ा होता है। देखिए आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये परिभाषा या डेफिनेशन बताता है किसका, राज्य का, ठीक है। 3 जगह पे आपको परिभाषा मिलेगी राज्य की, एक है आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, ठीक है। तीनों जगह राज्य की परिभाषा दिया है, मगर तीनों में डिफरेंस है। आर्टिकल 12 और 36 जो है वो प्रशासनिक परिभाषा बताता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन। पर जो आर्टिकल 1 में डेफिनेशन दिया है वो क्या है, वो फिजिकल डेफिनेशन यानी बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री बताता है, क्षेत्र बताता है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या बोलता है कि इंडिया, आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी राज्यों का संघ है, ठीक। तो यहां से 3 शब्द सब याद रखिए, यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन, ठीक है। तो जो कॉन्फेडरेशन होता है वो बहुत हल्का यूनियन होता है, मतलब बहुत आसानी से टूटने वाला, ठीक। मतलब मान लेते हैं कि 4 स्टेट, 4 छोटे राज्य मिलके कोई एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, तो वो 4 छोटे राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं और वो देश टूट जाएगा। फेडरेशन में है कि इससे थोड़ा सा अच्छा हिस्सा होता है, टूट हालांकि ये भी जाता है कि इसमें क्या होता है, इन दोनों में एग्रीमेंट के थ्रू होता है, किसी हस्ताक्षर के थ्रू सब मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। तो कॉन्फेडरेशन, यूएसए कॉन्फेडरेशन है, अमेरिका, सॉरी फेडरेशन है। कैसे फेडरेशन है, वहाँ एग्रीमेंट किया गया है और एग्रीमेंट बाय लॉ किया गया है, ठीक है, विधि के हिसाब से एग्रीमेंट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के राज्य जो हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पर वो थोड़ा मुश्किल है। तो कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा मुश्किल होता है फेडरेशन में अलग होना, यानी खंडित होना। लेकिन यूनियन में खंडन मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यूनियन कहता ही है कि हम खंडन नहीं चाहते, कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनते हैं ना, बाय लॉ बनते हैं, बाय नेचर बनते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट या कोई पावर नहीं दी जाती है आपको अलग होने के लिए राज्यों को। तो भारत क्या है, इसीलिए भारत ने चुना यूनियन ऑफ स्टेट, कि जो राज्य है ना, जब हम आज़ाद हुए तो जितने भी राज्य थे, जब राज्यों का निर्माण हुआ तो वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकते किसी भी माध्यम से, इसीलिए हमने चुना यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया हो यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में डिफरेंस। दूसरा हिस्सा, क्लॉज 2 क्या बोलता है आर्टिकल 1 का, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 बोलता है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये तो सिर्फ ऐसा है, लेकिन जो राज्य हैं उनके नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम, ये कहाँ लिखे होंगे, ये लिखा होगा फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, यानी पहली अनुसूची में, ठीक। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है राज्यों के नाम, यानी हमारे देश में अभी फिलहाल कितने राज्य हैं, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, चलिए उसका आंसर मैं बता दूं। अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जब तेलंगाना बना था और उस समय जम्मू कश्मीर था तो 29 राज्य थे। ठीक है, फिर जब जम्मू कश्मीर अब बदल के वापस अब नया क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी है। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर से हमारे पास 28 राज्य आ गए। ठीक है, लेकिन अब दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने तो जो सूची थी वो बढ़ गई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हमने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो फिर से हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इन सब के नाम कहाँ लिखे हुए हैं, पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में। क्लॉज 3 क्या कहता है, तो जो तीसरा क्लॉज है वो कहता है कि जो भारत है उसका क्षेत्र कितना होगा, यानी क्या क्या चीजों से मिलके बना होगा। तीन चीजों से मिलके बनता है भारत। ठीक है, राज्यों से यानी 28 राज्य, यूटी से यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसके अलावा क्योंकि भारत क्या है, सॉवरेन संप्रभु है, तो हमारे पास ये शक्तियां हैं कि जब हम पावरफुल हो जाएंगे या जब भी हम चाहें तो हम किसी और क्षेत्र को भी अपने अधीन कर सकते हैं। वही चीज लिखा है कि किसी और क्षेत्र को हम बाद में या जब भी चाहें तब एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, लीज के माध्यम से, खरीद के, ठीक है, या कोई गिफ्ट दे दे, या हम किसी के ऊपर आक्रमण करके एक्वायर कर लें, जो कि हमारा नेचर नहीं है। कभी भारत ने पहली बार आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, तो लेकिन है पावर में दिया हुआ कि चाहे तो कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये हिस्सा हो गया। मान लेते हैं कल को आपको पता चला कि अंडमान निकोबार में एक नया टापू निकल के आया है। ठीक है, किसी भी कारण से पानी का जल, जो पानी का स्तर था कम हो गया या किसी और कारण से, तो उस कारण क्या हुआ कि भारत कल को उस पर अगर अपना अधिकार चाहे तो जमा सकता है। तो ये हिस्सा होता है टेरिटरी। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी हम टेरिटरी बोलते हैं ना, तो टेरिटरी बड़ा क्षेत्र होता है, ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर सम्मिलित किया होता है। लेकिन जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन जो होता है ना, वो सिर्फ राज्यों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट जब कहते हैं ना, तो क्यों यूनियन टेरिटरीज यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम देश, जब रीऑर्गेनाइज हुआ था, जब पूरी तरह एक देश बना था हमारा प्यारा भारत, तो उस समय ज़्यादातर क्षेत्र पावर किसके पास थी, ऑटोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, स्वायत्ता, वो प्रोविंसेस के पास थी। ठीक है, तो प्रोविंस क्या थे, आज के टाइम के स्टेट थे, राज्य थे, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। देखिए आर्टिकल 1 तो आप समझ गए कि ये क्या डेफिनेशन बताता है। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अंडमान निकोबार वाला, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ऐसे जरूरी नहीं कि वो क्षेत्र जहाँ भारत का एरिया आसपास है, कहीं बाहर दूर भी ले सकता है। कल को भारत का मन करे तो अमेरिका के पास का एरिया भी ले सकता है। ठीक है, कोई भी एरिया भारत चाहे तो एक्वायर कर सकता है। ये कहता है टेरिटरी में थर्ड पार्ट, टेरिटरी में भी एक्वायर्ड, जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं। चलिए आर्टिकल 2 देख रहे हैं। तो आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 2 बोलता है जो आपका आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज था ना, उसका जो तीसरा हिस्सा था, यानी नई टेरिटरी हम एक्वायर कर सकते हैं, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि आप चाहें तो नए, जो भी पार्लियामेंट है ना, जब भी चाहे नए स्टेट्स या नई टेरिटरी बना सकता है जैसा उसको लगता है सही। तो ये क्या बोलता है, न्यू स्टेट की बात करता है, याद रखिएगा, जो कि भारत का हिस्सा नहीं है। याद रखिए आर्टिकल 2 कहता है जो भारत का हिस्सा नहीं है वैसे नए राज्य बनाना। ठीक है, या तो उनको अपने अंदर एक्वायर करना, उसको नाम देना, या फिर किसी पे, मान लेते कल को बलूचिस्तान में प्लेबिसाइट हुआ। ठीक है, प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, मैंने आपको बता रखा। तो प्लेबिसाइट हुआ और अगर वहाँ के लोग बोल दिए कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर भारत उसको अपना एक नया राज्य के रूप में स्थापित करेगा। क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल के 2 के थ्रू भारत का हिस्सा बन जाएगा प्लेबिसाइट के बाद। ठीक है, समझ गए। कल को भारत को मन किया तो कोई और एरिया को खरीद लिया या वहाँ जाके किसी भी कारण से उसको एक्वायर कर लिया, तो उसको जब अपने अंदर समाहित करेगा, उसको एक नए राज्य का नाम देगा, तो वो किसके माध्यम से देगा, वो देगा आर्टिकल 2 के माध्यम से। तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 कहता है नए स्टेट्स की बात। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 जो है ना, आर्टिकल 3 कहता है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, यानी आंतरिक चेंजेस, मतलब जो पहले से भारत में हैं वैसे राज्यों में चेंज करना, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 3 किसे बोलता है, ऑलरेडी स्टैब्लिश,
जो कि पहले से भारत का हिस्सा हैं, ये उनकी बात करता है। यहाँ हमने क्या जाना, नए स्टेट जो भारत का हिस्सा नहीं है, ये वो जो पहले से भारत का हिस्सा है। जो आर्टिकल 3 है ना, वो 5 हिस्सों से भारत करता है, मतलब जो प्रोविजंस है वो 5 पर प्रोविजंस है। तो ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मतलब संसद के पास ये पावर है, इतना याद रखिएगा। ये हमेशा लिखा रहता है पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट किसी विधि के द्वारा। तो ये क्या बोलता है, 5 चीजें। पहली चीज कि किसी भी स्टेट नए स्टेट को इस्टेब्लिश करेगा पुराने स्टेट को तोड़ के, कोई टेरिटरी को तोड़ के, जोड़ के, ठीक है, ये हो गया। किसके थ्रू, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी जो भारत का पार्ट है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैसे करेगा, पहला हिस्सा ए, न्यू स्टेट फॉर्मेशन बाय सेपरेशन और यूनाइटिंग। या तो सेपरेट करेगा जो पहले से कोई राज्य है उसका कोई हिस्सा, ठीक है, या किसी दो राज्यों को जोड़ के, या किसी दो राज्यों के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के या तोड़ के, ठीक है। तो यानी किसी भी राज्य के हिस्से को चेंज करके, ये बेसिक मतलब है, सेपरेट करके या यूनाइट करके, ठीक। फिर पार्ट बी क्या कहता है, ए हो गया, बी बोलता है किसके थ्रू, अल्टर करके, बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज करके, डिक्रीज करके। देखिए 5 चीजें होती हैं आर्टिकल 3 में जब हम इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ए बोलता है कोई भी नया स्टेट का फॉर्मेशन किसके थ्रू, सेपरेट करके या यूनाइट करके। या तो किसी को अलग कर दो, दो राज्यों को, दो राज्यों के क्षेत्रों को, एक राज्य के क्षेत्र को, ठीक है, या जोड़ दो दो राज्यों को या दो राज्यों के क्षेत्रों को, ठीक है। दूसरा बोलता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है। तीसरा बोलता है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा दो, ठीक। चौथा बोलता है किसी की बाउंड्री को चेंज कर दो, ठीक। और लास्ट बोलता है किसी का नाम बदल दो। यानी नाम बदलने का जो आप देखते हैं, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, ठीक है, वो कैसे हुआ, वो हुआ इसी के थ्रू, अल्टर द नेम, नेम चेंज करके, नाम चेंज करके। तो ये हो गया आर्टिकल 3 में। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस भाग 21 में दिया हुआ है, यानी पार्ट 21 में दिया हुआ है, ठीक है। जब पहले उसमें एक हिस्सा था, ठीक, आर्टिकल 370, सबको पता है, सबने सुना है, किसके बारे में था, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो वो उसका एक्सेप्शन, उसमें और भी बहुत सारे राज्य एक्सेप्शन में दिए हुए हैं, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन क्या है, पार्ट 21 भाग 21, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अब देखते हैं आर्टिकल 4। देखिए आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी आर्टिकल 368 में लिखा है उसके थ्रू अमेंडमेंट्स होता है, पर जो भी आर्टिकल 2 में लिखा है और आर्टिकल 3 में लिखा है, ठीक है, वो अमेंडमेंट जब भी होगा तो वो अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आएगा आर्टिकल 368 के तहत। यानी स्पेशल मेजॉरिटी से जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा, इतना याद रखिए, बस यही कहना है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अब ये जो आर्टिकल 4 था ना, इसी के तहत कुछ चीजें चेंज हुई थी, ठीक। तो एक्सेप्शन में एक चीज और बताना रह गया था आपका, एक्सेप्शन सिर्फ पार्ट 21 में नहीं है, एक्सेप्शन शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में भी है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास करेंगे पार्लियामेंट तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब याद रखिएगा आर्टिकल 3 जब मैं बता रहा था तो आर्टिकल 3 में मैंने कहा कि ये 5 चीज़ें कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का क्या करेंगे आप, सेपरेशन और यूनाइट करके, उसका नाम बदल के, उसकी बाउंड्री चेंज करके, उसके क्षेत्र को बढ़ा के, उसके क्षेत्र को घटा के, इन 5 चीज़ों से आप आर्टिकल 3 का यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जो पहले से भारत का हिस्सा हैं, ठीक है। पर उसमें भी एक चीज़ याद रखिएगा कि कैसे होगा। पहले तो प्रायर परमिशन लगेगी प्रेसिडेंट की, यानी बिना अनुमति के, राष्ट्रपति के,
ये बिल आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब आप नाम चेंज नहीं कर सकते, आप एरिया चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले परमिशन किसकी लगेगी? प्रेसिडेंट की, यानी राष्ट्रपति की। और दूसरा हिस्सा, मान लेते हैं कि कोई राज्य है XYZ, कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं बिहार या छत्तीसगढ़ ही ले लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ को अगर आपको चेंज करना है, ठीक, पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को इस छत्तीसगढ़ लेजिस्लेशन में भी एक बिल की कॉपी सेंड करनी होगी कि हम आपका नाम चेंज कर रहे हैं या हम आपका एरिया चेंज कर रहे हैं या जिस भी माध्यम से आर्टिकल 3 का यूज़ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, तो एक कॉपी छत्तीसगढ़ को भी भेजनी होगी लेजिस्लेशन को। तो छत्तीसगढ़ की विधायिका उस पर कुछ समय में क्या करेगी? उत्तर देगी कि हमें इसमें मंजूर है, ना मंजूर है, जो भी है, ठीक है। लेकिन उसको मानना या नहीं मानना ये पार्लियामेंट के ऊपर है, ठीक। पार्लियामेंट चाहे तो माने या पार्लियामेंट चाहे तो नहीं माने। बस इतना था ये आर्टिकल 3 का, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 4 में बस इतना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू जब भी आप कुछ चीज़ें करते हैं तो वो आर्टिकल 368 को चेंज नहीं करेगी, ये उसके अंदर नहीं आती है, यानी 368 अनुच्छेद के अंदर नहीं आती है। इसीलिए ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, इतना याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 4 के कारण कुछ चीज़ें हुई थी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेरूबारी केस, 100th अमेंडमेंट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यानी हम जो भाग 1 है उसको 2 हिस्सों में पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से, जिसमें हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया पूरा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बेरूबारी यूनियन और 100वां जो अमेंडमेंट हुआ था जिसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के एनक्लेव एक्सचेंज हुए थे, उसके बारे में। इसके अलावा जो राज्य का गठन हुआ है ना, जिसे हम बोलते हैं राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के साथ या जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, UPSC हो, PSC हो, अदर एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, जिनकी भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी पॉलिटी की आवश्यकता होती है, अगर उन्हें अच्छा लगे तो उन तक आप शेयर करें। इसके अलावा आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको पहले ही मिलते रहें। अगर आप चाहें तो मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपके सामने जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसमें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके अलावा उसी एड्रेस में आप चाहें तो जो एड्रेस आपके सामने दिख रहा है उस पर आके मुझसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। चलिए, इस लेक्चर को अब यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे बेरूबारी और 100th अमेंडमेंट, साथ ही साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।